सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली करंट अफेयर में आज देखते हैं गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र। ये क्या न्यूज में इसलिए है कि अभी जो है गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो है इसके मध्य जो है एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र की स्थापना करने के लिए। यह जो केंद्र होगा वह जो है गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थित मैरीटाइम क्लस्टर का यह एक भाग होगा। अभी जो है यह आओ देख लेते हैं ये गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र का क्या कार्य होगा। यह इसका कार्य होगा जो समुद्र संबंधित जो भी वाणिज्यिक और वित्तीय विवाद होंगे उसके ये जो क्या करेगा समाधान निकालेगा और जो है समुद्री और शिपिंग विवादों पर भी ये क्या है विश्व स्तरीय मध्यस्थता केंद्र का काम करेगा। ये जो है भारत में पहला इस तरह का पहला केंद्र होगा जो समुद्र संबंधी किसी विवाद से उनको हल करने के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। अभी भारत में जो है 35 से अधिक जो है मध्यस्थता केंद्र हैं, लेकिन उसमें से कोई भी ऐसा मध्यस्थता केंद्र नहीं है जो विशेष तौर पे समुद्र के क्षेत्र से संबंधित विवाद का निपटारा करता हो, तो उसके लिए काफ़ी मददगार होगा, अच्छा होगा। अभी तक भारतीय पक्ष से जुड़े जो मध्यस्थता केंद्र की मध्यस्थता संबंधी जो मामलों की सुनवाई होती है वो सिंगापुर के मध्यस्थता केंद्र में की जाती है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि अगला ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी क्या है, क्योंकि ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या जिसको गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं उसी के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। वास्तव में यह जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले के समीप एक व्यावसायिक जिला घोषित किया गया है और यह जो है भारत का पहला ये जो है क्रियाशील स्मार्ट सिटी होगा। मतलब कि यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो सब ग्रीन फील्ड के तहत होंगे और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होगा। मतलब कि वित्त संबंधी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय चीजें हैं तो उसका समाधान यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो जो है गुजरात सरकार के द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यह साबरमती नदी के तट पे स्थित है, जिससे ये कहीं न कहीं ये जो है ऐतिहासिक दृष्टियों से भी जुड़ा हुआ है, जोड़ करके विकसित करने की कोशिश की गई है स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी के साबरमती के आश्रम से संबंध में रख के। अब देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ये जो है वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, वह या तो घरेलू भी करते हैं और वो वैश्विक भी करते हैं। वैश्विक ग्राहकों के लिए भी ये सेवाएं प्रदान करते हैं। जो सेवाएं होती हैं वित्तीय सेवाएं उन सेवाओं में शामिल हैं सीमा पारी वित्त का प्रवाह की बात हो, या तो वित्तीय उत्पादों की संबंध में बात हो, या तो सेवाओं से संबंधित बातें हों, उस सब से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो है इस सेवाएं प्रदान करता है। यह जो है एक वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में भी काम करता है। अब देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र द्वारा क्या क्या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो इनके द्वारा जो है फंड जुटाने का सेवा प्रदान की जाती है। वो चाहे व्यक्तियों के लिए भी कैसे फंड जुटा सकते हैं, निगम के लिए और सरकार के लिए भी फंड जुटाने के काम ही करती है। ये जो है परिसंपत्ति का प्रबंधन करने का भी काम कर सकती है। परिसंपत्ति में पेंशन फंड, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड भी शामिल है। ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का भी ये काम करती है, जिससे अधिक से अधिक जो है वित्त सेवा से संबंधित इंस्ट्रूमेंट को लागू किया जा सके या जो डाइवर्स किया जा सके। ये है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ये जो है धन का प्रबंधन भी करने का काम करती है। वित्तीय सेवा प्रबंधन केंद्र जो है वैश्विक कर्ज से संबंधित प्रबंधन और सीमा पार कर देयता का अनुकूलन करने के लिए भी ये काम करती है। वित्तीय जो बिचौलिए होते हैं, लेखाकार होते हैं या कानूनी फर्म होते हैं, उनके लिए भी यह एक व्यवसायिक अवसर प्रदान करती है। और भी इसके कार्य क्या हैं, क्या सेवाएं देती है। ट्रेजरी प्रबंधन का भी काम करती है, उसका संचालन, फंड जुटाना, तरलता, निवेश प्रबंधन और परिसंपत्तियता जैसे काम करती है। ये जो है बीमा और पुनर्बीमा और जोखिम प्रबंधन का भी काम करती है। ये अंतर्राष्ट्रीय निगमों के मध्य विलय और अधिकार संबंधी जो गतिविधियां होती है उसको भी ये संपन्न करवाती, पूरा करवाती है।
अगला टॉपिक देखते हैं कि अभी प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित मामला है। ये क्या है? अभी जो है प्रवर्तन निदेशालय, जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट या ईडी भी बोलते हैं, उसने जो है विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की जो परिसंपत्ति थी, उन परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद 8,441.50 करोड़ की जो परिसंपत्ति बरामद हुई है, उसे उन बैंकों को हस्तांतरित कर दिया है कि जिन बैंकों से ये लोग जो है फ्रॉड करके, धोखाधड़ी के माध्यम से लिए थे पैसे, उन बैंकों को ईडी ने वापस कर दिया है इनकी परिसंपत्ति को जब्त करके। अब देखते हैं ये जो था, ये आरोपी फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करके बेईमानी से देश के बाहर पैसे भेजे थे और ये जो तीनों हैं फिर क्या हुए, देश से भाग गए थे। इनके ऊपर जो है धन शोधन निवारण अधिनियम 2000 का है, जिसको उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी ये जो है, ये दो लोग मतलब नीरव मोदी और जो है विजय माल्या, ये ब्रिटेन में है, जबकि मेहुल चोकसी डोमिनिका में है। डोमिनिका में अभी हाल ही में जो है भारत ने जो है मेहुल चोकसी को डोमिनिका से हिरासत में ले लिया, जबकि नीरव मोदी को जो है आदेश, वहां का प्रत्यर्पण आदेश दे दिया गया है वहां की जो है अधीनस्थ कोर्ट के द्वारा। वहीं जबकि विजय माल्या को वेस्टमिंस्टर की जो अधीनस्थ कोर्ट है उसने भी दे दिया है, और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की उच्च न्यायालय ने भी प्रत्यर्पण करने का आदेश दे दिया है। लेकिन अभी प्रत्यर्पण का मामला जो है विजय माल्या का, वो ब्रिटेन के गृह विभाग के पास पड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। प्रवर्तन निदेशालय 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? ये जो है कानून के उल्लंघन से निपटने के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना की गई थी। और अभी वर्तमान में यह जो है राजस्व वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का यह एक भाग है। ये याद रखिएगा, क्योंकि आईएएस ऐसे सवालों को अक्सर पूछता रहता है। इसका कार्य क्या क्या है? इसका दो प्रमुख कार्य हैं। दो प्रमुख कार्यों, पहले तो इसके दो अधिनियम, तीसरा भी अधिनियम, लेकिन दो अधिनियम, जैसे देशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जिसको फेमा भी बोलते हैं, इसके तहत धन शोधन अधिनियम के प्रावधानों को प्रवर्तित करना। दूसरा जो है अभी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जो 2018 अभी पास किया गया है, उससे संबंधित मामलों पर कार्रवाई करना इसका प्रमुख कार्य है। फेमा के उल्लंघन पर विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम 1974 का जो है, इसके भी मामलों को प्रत्यायोजित करना इसका प्रमुख कार्य है। इसमें एक चीज और है, तो एक विदेशी अदालत की विशेष अदालत की भी बात की गई है। इसमें एक जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी भी सत्य न्यायालय को, वो चाहे एक हो या कई सत्य न्यायालयों को जो है, इसके मुकदमों को देखने के लिए विशेष अदालत घोषित कर सकती है। उस विदेश अदालत को जो है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट भी कहा जाता है। या भी जो अगर यह इस कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है, तो इस निर्णय के खिलाफ अपील जो है संबंधित राज्य के या संबंधित क्षेत्र के उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अगला टॉपिक हम देखते हैं, वो है चुनावी न्यास या इलेक्टोरल ट्रस्ट बोलते हैं। इसको जो है यूपीएससी के जीएस मेंस के पेपर 2 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता वाले टॉपिक से, यूनिट से आप जो है जोड़ सकते हैं। इसमें देखते हैं न्यूज में क्या है। अभी परिवर्तन इलेक्टोरल एक ट्रस्ट है, उसने जो है बिरला फाउंडेशन से 3 करोड़ रुपया प्राप्त किया था, और उस 3 करोड़ रुपए को जो है गुमनाम तरीके से किसी राजनीतिक पार्टी में वितरित कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। तो अब जो है इसको लेकर के चिंता हो गई है कि अगर इस तरह गुमनाम तरीके से कोई भी इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है इस तरह दान करता है, तो फिर समस्या हो सकती है। क्या समस्या हो सकती है देखते हैं। पारदर्शिता संबंधी समस्या हो सकती है, और जो है अगर ऐसे ही होगा अनुचित तरीके से, तो हर कोई अनुचित तरीके से ही करना शुरू कर देगा, तो फिर दिक्कत होगी। इससे जो है काले धन का फिर मुक्त प्रवाह होगा, भ्रष्टाचार या विदेशी धन का पुनर्दान संबंधित हित का टकराव होगा, और ये सब बढ़ेंगे। यह इस पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चुनावी ट्रस्ट के द्वारा जो है अज्ञात रूप से जो है किसी राजनीतिक दल को कॉर्पोरेट चंदा वितरित कर दिया गया है।
यह जो है चिंता का विषय इस तरह भी है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 में लाई गई थी उसके और इनकम टैक्स रूल्स, ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 की थी ये इनकम टैक्स रूल 1962 के तहत लाई गई थी। और अगर इस तक कोई भी गुमनाम तरीके से दिया जाएगा तो इसके भावना के खिलाफ भी है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी जो पहले हुआ करती थी भ्रष्टाचार करप्शन की। तो ये मुद्दा है। अभी इससे संबंधित प्रावधान क्या, आखिर में क्या प्रावधान ये कहता है कि सभी न्याय कोई भी ट्रस्ट है वह जो भी अनुदान मिलेगा, अनुदान या अनुदानकर्ता के द्वारा जो भी अनुदान का वितरण होगा उस सभी का जो है विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये बात कही गई है इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 के अनुसार। तब बात आती है कि भाई परिवर्तन इलेक्टोरल ट्रस्ट ने क्या तर्क दिया कि उसने गुमनाम तरीके से क्यों कह दिया। उसका कहना है कि चुनावी बांड योजना जो 2017 की आई है उसमें ये कहा गया है कि दान प्राप्तकर्ता के संबंध में जानकारी का खुलासा करना आवश्यक नहीं है। इस आधार पर ये तर्क देता है। देख लेते हैं चुनावी ट्रस्ट योजना 2013 का क्या है। इसके तहत जो है इलेक्टोरल ट्रस्ट की स्थापना की बात की गई है। इलेक्टोरल ट्रस्ट एक गैर लाभकारी संगठन या जिसको एनजीओ बोलते हैं, एनजीओ है जो किसी भी व्यक्ति या संघ या संगठन से जो है योगदान प्राप्त करने का काम करता है। यह इसकी स्थापना जो है चुनावी ट्रस्ट योजना 2013 के तहत की गई थी और चुनावी ट्रस्ट योजना 2013 को जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा सूचित किया गया और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड अधिनियम के द्वारा इस योजना को भी लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो भी पंजीकृत राजनीतिक दल हैं उसके लिए अनुदान का वितरण करना और अनुदान को प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका? इलेक्टोरल ट्रस्ट का। इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनियों विदेशी नागरिकों या कंपनियों से अनुदान स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है और अनुदान देने वाले व्यक्ति या जिसके लिए यह अनुदान वितरित किया गया है सभी की सूची तैयार करना भी यह योजना अनिवार्य रूप से बात करती है। अब अनुदान किससे प्राप्त कर सकती है यह एनजीओ? ये जो है कोई भी भारत का नागरिक है उससे भी अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। भारत में कोई पंजीकृत अगर कंपनी है उससे भी किया जा सकता है, या ऐसा कोई फर्म है या कंपनी है जो भारत के निवासी व्यक्तियों का कोई संघ या संस्था से संबंध है वो जो है इसमें अनुदान कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा कोई विदेशी निवासी जो है चुनावी ट्रस्ट को इलेक्टोरल बाइंड ट्रस्ट को जो है अनुदान या ग्रांट नहीं दे सकता है। अगला देखते हैं टॉपिक है पीटर बैन सिंड्रोम। पीटर बैन सिंड्रोम क्या है? अभी न्यूज में इसलिए है कि अभी एक मुंबई की विशेष अदालत थी उसने जो है एक नाबालिग बालिका का यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति था उसने अपने आप को बोला कि मुझे जो है पीटर बैन सिंड्रोम है, तो इस आधार पे उस कोर्ट ने जो है उसको जमानत दे दी है। तो मुद्दा आता भाई ये पीटर बैन सिंड्रोम है क्या कि जिसके आधार पे जमानत मिल गई नाबालिग बालिका के यौन शोषण करने वाले आरोपी व्यक्ति को। तो पीटर बैन सिंड्रोम एक ऐसी अवस्था है या एक विकार है जिसके तहत व्यक्ति लापरवाही भरा जीवन जीता है और वो जो है वयस्कता में चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को तो लेने की कोशिश करता है लेकिन ले नहीं पाता और वह जो है कभी भी बड़ा होने का एहसास नहीं करता, वो बच्चा ही रहना चाहता है या बच्चा ही अपने आप को महसूस करता है। इस प्रकार की जो सिंड्रोम है उसे क्या बोला जाता है? उसे पीटर पैन सिंड्रोम कहा जाता है। इस याद रखिएगा कि ये पीटर पैन सिंड्रोम को अभी WHO ने कोई स्वास्थ्य विकार के रूप में नहीं मान्यता दी है, फिर भी जो है इस विशेष न्यायालय ने उस व्यक्ति को अदालत दे दी, मतलब कि उस व्यक्ति को जो है जमानत दे दी है। तो इस पीटर पैन सिंड्रोम से क्या क्या चिंता हो सकती है? यह जो पीटर पैन सिंड्रोम है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो है फेनामेना है। यह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यह किसी को भी प्रभावित कर सकती है, उसकी दिनचर्या, रिश्ता का नैतिकता को प्रभावित कर सकता है। ये क्या करता है? ये आवृत्ति के परिवर्तन या जिसको एटीट्यूड चेंज के आधार पर चेंज कर देता है। सिंड्रोम का प्रभाव क्या है? सिंड्रोम का प्रभाव जो होता है वह जो ऐसा प्रभाव करता है कि वो बड़ा होने का एहसास ही नहीं दिलाता है, वो छोटा ही
रहने देने का यह एहसास दिलाता है। इसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति का शरीर तो बढ़ जाती है लेकिन वो जो है बच्चे, उसका दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है। जैसा कि आप देखे होंगे सूर्यवंशम की मूवी में क्या था, अमिताभ बच्चन का जो रोल हुआ था उसमें जो है उसकी पहली फिल्म का याद नहीं आ रहा क्या नाम है, उसने भी कहा था बड़े तो हो गए लेकिन दिमाग बच्चों जैसा ही है ना। तो ऐसा ही इस तरह की विकृति को क्या बोलते हैं, पीटर पैन सिंड्रोम कहा जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है खाली पुरुष को है, महिला पुरुष किसी को भी हो सकता है लेकिन सामान्यतः ये पुरुष में होता है। अगला टॉपिक देखते हैं, चंद्रयान 2 क्या है, ये क्यों न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये तो 2019 में ही छोड़ा गया था लेकिन आज न्यूज में क्या है ना। इसको जो है यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के जो है आप जो है पेपर 3 से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष वाले टॉपिक से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। न्यूज में यह है कि जो अभी चंद्रमा का परिभ्रमण करने वाला जो इसका ऑर्बिटर था जो चंद्रयान 2 के साथ छोड़ा गया था, उसने जो है कोरोना जो सूर्य का सबसे बाहरी परत है उस बाहरी परत कोरोना के विषय में कुछ नई जानकारियों का पता लगाया। वो नई जानकारी क्या क्या है, उसमें पता लगाया है कि सौर के कोरोना में मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम और सिलिकॉन की प्रचुर मात्रा की उपस्थिति है और जो है इसे कोरोना के द्रव्यमान में के गर्म होने के बारे में भी एक अंतर्दृष्टि प्रदान किया है इस जो है ऑर्बिटर ने। अब देखते हैं भाई कोरोना सबसे अत्यधिक गर्म क्यों है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो कोरोना सबसे गर्म इसलिए, ये पहली बात तो ये कोरोना जो है सूर्य का सबसे बाहर परत है और सूर्य का सबसे गर्म तप्त हॉट जो है क्षेत्र है। क्यों सबसे गर्म है, इसलिए है कि यहाँ ये जो है पराबैंगनी किरण और एक्सरे किरणों का उत्सर्जन करता है और ये जो ये क्षेत्र बना हुआ वो आयनित गैसों से बना हुआ है, जिसके कारण इसका जो तापमान है वो 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक है। जबकि वहीं ये कोरोना के नीचे वाला जो भाग स्थित है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं और इसका तापमान मात्र जो है 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जबकि उसके बाहरी वाला कोरोना वाला कोर पॉइंट जो है उसका 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक है। इतना अंतर है और इसी जो अंतर है दोनों का, इसी अंतर को क्या बोला जाता है, कोरोना की हीटिंग समस्या भी बोला जाता है या कोरोना की हीटिंग प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि ये जो आखिर में कोरोना में इतना जो है उच्च ताप क्यों है और उसके अंदर वाला भाग फोटोस्फीयर में जो है इतना वो गर्म नहीं है। ठीक, तो इसका एक सबसे बड़ा कार्य जो है दोस्तों वो है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का। माना जाता है कि सन स्पॉट जो हैं उसी के बाहर जो है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जो है कोरोना में सबसे ज़्यादा जो है क्या है तापमान है। अगर ये सूर्य है बीच में तो आप कह सकते हैं अगर यहाँ सूर्य है तो इसके बाहर वाला ये जो जस्ट भारत है ये फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर यहाँ पर ये है और इसके बाहर वाला जो इसके भी बाहर वाला ये भाग है ये क्या है कोरोना, और जबकि ये कोरोना सबसे बाहर वाला भाग ही सबसे ज्यादा गर्म है। ठीक दोस्तों, ये इस प्रकार हो गया। अब देखते हैं ये अगली टॉपिक है संत कबीरदास, है ना। संत कबीरदास क्यों न्यूज में है, न्यूज में इसलिए इसको जो है आप पेपर वन के जीएस यूपीएससी के पेपर 1 के भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप साहित्य वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे इस वाले यूनिट से प्रथम यूनिट में इसको जो है कोरिलेट कर सकते हैं। न्यूज में क्यों है कि अभी 24 जून को जो है संत कबीरदास की जयंती मनाई गई है। इसको हिंदी का जो कैलेंडर है उसके अनुसार हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। ज्येष्ठ मतलब जेठ भी बोलते हैं ना, जेठ के बाद वैशाख आता। संत कबीरदास के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये जो है यूपीएससी अक्सर जो है भक्ति काल से संबंधित सवाल पूछता है। भक्ति काल में कबीरदास एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है, अच्छा है जान लेते हैं। ये 15वीं शताब्दी के जो हैं एक बहुत प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं, याद रखिएगा संत भी थे और ये बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। इनका मानना था कि ये इनकी विचारधारा परमात्मा में एकात्मकता और महानता का ये वर्णन बात करते हैं और इस बात पे विश्वास करते हैं परम सत्ता की एकात्मकता और महानता का। इसलिए ये जो है जातिवाद और धर्मवाद जो विभिन्न धर्म हैं इसकी भी खुल करके निंदा किए हैं।
ये जो है भक्ति आंदोलन के सबसे अग्रणी संतों में से एक रहे हैं। ये जो है धार्मिक भेदभाव में विश्वास नहीं किए हैं और ये सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकारा है और कटाक्ष भी किए हैं। इनके ये एक बात और भी मतलब कटाक्ष के रूप में कैसे कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको ये कटाक्ष कहते हैं। बोलते हैं काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाई, ताजल मुल्ला बाग देख क्या बहरा हुआ खुदा। इस तरह की भी बात वो बोलते हैं। वहीं हिंदू धर्म पे भी अब प्रहार कहते हैं, आघात करते हुए बोलते हैं कि पाहन पूजे हर मिले तो कबीरा कबीरा पूजे, पाहन पूजे हर मिले तो पाहन पूजे, ऐसे ही बोलते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो उससे तो अच्छा है कि चाकी की ही पूजा करिए। पहले जो चक्की के माध्यम से आटा पीसा जाता था तो उससे जो कम से कम लोगों को भलाई होगी। और वो भी बोलते थे कि अगर कंठी जो है हिंदू लोग का सामान्यतः मन का मतलब माला पहनते हैं तुलसी का, ऐसा तो उसके बारे में भी कटाक्ष करते हुए बोलते हैं कि मनका पहने हर मिले तो कबीरा पहने कुन्ना, है ना, कि अगर कंठी पहने भगवान मिल जाए तो कबीरदास जी जो है लकड़ी का कुन्ना पहन ले भगवान जल्दी मिल जाए। तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों पे बराबर रूप से कटाक्ष किए हैं और धार्मिक भेदभाव को जो है दूर किए हैं। ये जो है ये एक धार्मिक समुदाय की भी स्थापना की जिसको कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है और उनके अनुयायियों को कबीर पंथी कहा जाता है। इनके जो गुरु थे वो जो है रामानंद थे और रामानंद एक वैष्णव संत थे और उन्हीं से प्रभावित थे, इसलिए कहीं न कहीं इनके अंदर में जो है वैष्णवी विचारधारा या ये भी चीजें थी। ये निर्गुण देखिएगा, ये निर्गुण उपासक थे, सगुण नहीं उपासक थे कबीरदास जी। इनके कुछ साहित्यिक प्रमुख कृतियां भी हैं। उन कृतियों में इनके कृतियों को बोला जाए बीजक, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली और अनुराग सागर नाम से इनकी कृतियां हैं। याद रखिएगा कि इनकी न महत्वपूर्ण कुछ कृतियां हैं उसको गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये रहा आज का करंट अफेयर। आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप भी हमारे यूट्यूब कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से के लिंक से भी डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी में देखिए पीडीएफ में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। इस मोबाइल नंबर पे से आप जो है व्हाट्सएप करके जो है इसके व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहिए, कोई रिसोर्स मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप दोस्तों कॉल करके पूछ सकते हैं। हाँ, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के जो है टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।